डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग बीज गणित का अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हम किस प्रकार हल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इस चैप्टर से जितने भी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। तो आइए देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को। चैप्टर का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब यहाँ पर क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि जिस समीकरण में चर का घात अधिकतम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर देखना है कि 2 चर वाले, एक चर वाले समीकरण को हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है 3x और प्लस यहाँ कितना हो गया 4y बराबर 0। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो समीकरण बना हुआ है ये कितने चर से बना हुआ है। इसमें देखा जाए कि चर कौन है? x है और कौन है? y है। तो ये 2 चर हो गया। तो 2 चर वाले क्या हो गया? रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर का अधिकतम घात है वो 1 है। तो जिस चर का अधिकतम घात 1 होता है उससे बना समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। अब इसमें क्या है कि जो रैखिक समीकरण है ना, इसको किस प्रकार हम हल करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये समीकरणों के युग्म का मतलब क्या होता है? तो युग्म का मतलब होता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको 2 को देगा, यानी जब 2 को दे दिया तो उसका जोड़ा लग गया, तो यही हो गया युग्म यानी युगपत। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? जैसे ये 1 हो गया ना, तो ये हो गया माने पहला समीकरण हो गया। अब इसी तरह से मान लिया जाए कि यहाँ दे दिया 6x + 3y बराबर 9, ये हो जाएगा दूसरा। अब ये दोनों समीकरण मिल के क्या कहलाया? यही समीकरण का युग्म कहलाया, यानी जोड़ा समीकरण कहलाया। इसे हम लोग युगपत समीकरण भी बोल सकते हैं। अब क्या करना है, इसे हल करने की अनेक विधियां हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में दे देगा कि एक ही समीकरण देगा और उसको पूछेगा कि उसका कितना हल हो सकता है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि x + y बराबर यहाँ पर दे दिया 6। अब क्या करना है, पूछेगा कि इसके कितने हल हो सकते हैं। यहाँ पर कितना x + y बराबर 0 के कितने हल होंगे। अब देखना क्या है कि यहाँ समीकरण तो एक ही है, इसमें तो 2 समीकरण नहीं दिया है, तो इसका कितना हल होगा। तो करना क्या है, कहने का मतलब कि x बराबर मान लिया जाए कि हमने लिख दिया 2, तो y बराबर कितना होगा। तो अगर x बराबर यहाँ 2 लिखते हैं तो प्लस y हो गया बराबर 6, तो यानी y बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 इधर प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा। फिर अगर मान लिया जाए कि हम x बराबर कितना लिख दिए, मान लें कि 5 लिख दिया, तो y बराबर कितना होगा। तो देखा जाए x पर कितना रखना है 5 + y बराबर कितना 6, तो y बराबर कितना होगा 6, इधर से आएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि x का मान हम जितना भी रखेंगे तो y का मान क्या होगा? अलग अलग आएगा। अर्थात क्या होगा कि इसका आंसर जो होगा वो बहुत सा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे हम कि x + y के कितने हल हो सकते हैं। तो x + y बराबर 6 के अनगिनत हल हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं। ये तो था क्या, एक ही समीकरण था। लेकिन अगर 2 समीकरण दे देगा तब उसको किस प्रकार हम हल करेंगे। या मान लिया जाए कि 2 समीकरण दे दिया, यानी युग्म समीकरणों का युग्म दे दिया और पूछेगा कि उसका कितना हल होगा। युगपत समीकरण को हलों की संख्या निकालने के लिए इसके क्या है, कुछ हलों का शर्त दिया हुआ रहता है, तो उस शर्त को हमें पहले देखना होगा। तो आइए देखते हैं कि हल निकालने का जो शर्त होता है वो किस तरह का होता है। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को जो हल करने का शर्त होता है उसका नियम जो होता है इस प्रकार है, यानी हल होने के शर्त, कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है कि शर्त लिखा हुआ है, हलों की संख्या लिखा हुआ है, उस युग्म का नाम क्या होगा, जो रेखा बनेगा उस रेखा का नाम क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है, जो रैखिक समीकरण का ये युग्म जो होता है वो इस स्ट्रक्चर पर होता है ax + by + c बराबर 0, फिर यहाँ dx + ey + f बराबर 0। अब यहाँ पर करना क्या है, तो
इसको हलों के शर्त जो है ना, इस शर्त को जानने के लिए, हलों की संख्या जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 6y + 7 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि मान लिया जाए कि 5x है + 9y + 8 = 0। अब इसके बाद करना क्या है कि इसको हमको सबको बटा में लिखना है, यानी 3/5 = 6/9 = 7/8। यानी अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करना है, इसको काटना है, यानी इसको सरल करना है। तो अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 3 से 5 नहीं कटता है, 3 तिया 9, 2 तिया 6 तो कट गया, ये भी नहीं कटता। अब ये देखना है कि 3/5 और 2/3 = 7/8। अब यहाँ पर अब इसको इस तरह से मिलाना है, देखना है कि 3/5 जो है क्या इसके बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं 3/5, यहाँ 2/3 है, बराबर नहीं है। तो ये किसका मान है, तो a का, ये किसका मान है, d का। तो a/d और ये किसका है, b/e। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको काट देंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो शर्त है ये किस में मिल रहा है। तो ये पहला शर्त में है कि a/d = b/e। तो जब ये शर्त को संतुष्ट कर रहा है तो इसका कितना हल होगा, तो इसका कितना हल है, एक और केवल एक हल होगा। तो इसका क्या लिखेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से अगर पूछ देगा कि युगपत समीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं कि युगपत समीकरण के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि निम्न युगपत समीकरण के कितने हल होंगे। तो इसको हमको इस तरह से बनाना है। अब ये शर्त को जब पूरा कर रहा तो लिखेंगे, इसलिए इस युगपत समीकरण के कितने हल होंगे, एक और केवल एक हल होगा। ये हो गया आंसर। अब इसी पर क्वेश्चन और पूछेगा कि दिए गए युगपत समीकरण का जो युग्म का नाम है, उस युग्म का नाम क्या होगा। ये तो हलों की संख्या पूछ दिया कि कितने हल होगा, तो इस तरह से बनाना है। अगर युग्म का नाम पूछेगा तो आपको टोटल प्रक्रिया यही करना है। तो करना क्या है, अगर युग्म का नाम पूछेगा तो जब ये शर्त आया, तो इस शर्त जब आ गया तो क्या है, युग्म का नाम क्या है, इसमें अविरोधी। तो इस युग्म का नाम क्या होगा, इस युग्म का नाम अविरोधी होगा, अविरोधी युग्म। एक चीज़ और यहाँ पर है, अविरोधी युग्म कहते हैं, लेकिन जिसका आंसर अगर निकल जाएगा तो इस युग्म को संगत युग्म ही बोला जाता है। तो आंसर तो निकल रहा है कि एक और केवल एक हल होगा, तो एक आंसर आ रहा है तो इसको अविरोधी युग्म कहेंगे। और इसका जब आंसर आ रहा है तो इसको संगत युग्म भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको संगत युग्म बोलेंगे, संगत युग्म। और जिसका आंसर नहीं आएगा, जैसे मान लिया कि अगर ये शर्त को असंतुष्ट करेगा तो क्या है कि अगर कोई हल नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो इस युग्म का नाम क्या होगा, विरोधी युग्म कहेंगे और असंगत बोलेंगे। यानी जिसका आंसर निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। जिसका आंसर नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। अब एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि बताएं कि युगपत समीकरण 5x - 3y - 11 = 0 तथा 6y - 10x + 20 = 0 जो है ये अविरोधी युग्म है कि विरोधी है कि आश्रित है। अब सेम इसी तरह से बनाना है। करना क्या है, इसमें सबसे पहले समीकरण को सजा लीजिए। यहाँ पर 5x माइनस कितना है 3y, फिर -11 = 0, ये तो हो गया पहला। अब उसके बाद दूसरा में क्या है, यहाँ पर 6y है तो 6y यहाँ y के नीचे लिखेंगे, प्लस 6y यहाँ पर हो गया। फिर -10x है तो -10x लिख दिया। यहाँ पर प्लस कितना है 22 है तो यहाँ पर प्लस 22 लिखेंगे, बराबर में 0, ये हो गया दूसरा। अब क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह से लिखना है कि a/d = b/e = c/f। तो यहाँ पर 5 बटा कितना हो गया -10 बराबर ये -3/6, फिर कितना -11/22। अब देख रहे हैं कि 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22। यानी कहने का मतलब -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो कौन सा शर्त है, यानी कहने का मतलब कि a/d = b/e = c/f
एफ है। ये तीनों बराबर आ रहा है। जब तीनों बराबर आ रहा है तो पूछ रहा है कि कौन सा युग्म है। इसमें हलों की संख्या नहीं पूछ रहा। अगर हलों की संख्या पूछता तो क्या लिखते यहाँ पर कि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ, तो अनगिनत हल हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कौन सा युग्म है, तो युग्म का नाम लिखना है। तो नाम क्या है इसका युग्म का, तो इसका नाम क्या है, यह आश्रित युग्म है। कौन सा युग्म है, आश्रित युग्म है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आश्रित युग्म है तो संगत है कि असंगत है, तो देखना है। अभी क्या बताया कि जिसका आंसर निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, संगत होगा। जिसका आंसर नहीं निकलेगा उसका युग्म का नाम असंगत होगा। तो यहाँ तो अनगिनत है, तो अनगिनत का मतलब क्या है, आश्रित है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संगत युग्म भी बोलेंगे। इसका नाम क्या है, संगत युग्म भी कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस तरह से रहेगा उसी तरह से हमको इसका आंसर लिखना। अगर केवल आश्रित पूछेगा, विरोधी या अविरोधी पूछेगा तो इस तरह से लिखेंगे। संगत असंगत पूछेगा तो संगत असंगत लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि p के किस मान के लिए समीकरण निकाय px प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल की कहाँ पर है, किस शर्त में है, तो यहाँ पर a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई है। तो यहाँ पर लिखना है कि अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ आंसर जब बनाएंगे तो इसको क्या लिखना है, सबसे पहले इसको समीकरण को लिख देना है, px प्लस 2y बराबर 5, फिर इसके नीचे दूसरा को लिखना है 3x प्लस y बराबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने का शर्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होने का शर्त। अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, अब देखा जाए तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है कि a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई। अब a के जगह पर कितना है, p है, और d के जगह पर कितना है, 3 है, बराबर नहीं b के जगह पर कितना है, b के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, और e के जगह पर कितना है, y पे कितना से गुना किया हो, 1 से, तो 1 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, हमको तिरछा तिरछी गुना करना है। तो p में 1 से गुना करेंगे p हो गया, बराबर नहीं 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया। यही हो गया आंसर। अब इसके बाद क्या है कि इसमें जो रेखा का नाम जो है ना, इसका नाम कैसे पड़ेगा। तो एक चीज़ ये समझना है कि जब कोई भी समीकरण रहेगा ना, तो एक समीकरण से क्या होता है, वो एक रेखा उससे बनता है। तो जब एक रेखा इससे बना और एक दूसरे समीकरण से जो रेखा बना, एक दूसरे को जब ये काटेगा, इसका काटेगा तब ना यहाँ पर एक आंसर आएगा। एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो यानी इसका एक आंसर होगा। तो जब एक बार इसको काट दिया तो यही हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखा को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये तो हो गया कि दोनों समीकरण से जो रेखा बना एक दूसरे को काट दिया, तो क्या हो गया, एक आंसर आया, तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक जगह इसको काट दिया। अगर ये दोनों समीकरण से जो रेखा बन रहा है, अगर ये क्या है कि एक रेखा ये है और फिर दूसरी रेखा क्या होता है, इसी पर चला जाता है। ठीक है ना, दूसरी रेखा भी क्या होगा, इसी पर चला जाएगा। तो जब इसी पर चला जाएगा यानी पूरा इसको ढक लेगा, तो यानी कहने का मतलब इस पर कितना बिंदु को काट रहा है, वो तो अनेक बिंदु पर काट रहा है। तो जब अनेक बिंदु पर काट रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे समपाती। क्या नाम पड़ेगा इस रेखा का नाम, समपाती। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा जब चला जाता है, उसी रेखा पर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, समपाती रेखा। अब इसके बाद है विरोधी, जिसका कोई हल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि पहला समीकरण जो है उसका जब रेखा बना तो ऐसे हो गया, और दूसरा रेखा जो है एकदम सेम इसी तरह से ऐसे बना, यानी इसको कहीं भी नहीं काट रहा है। तो जब एक रेखा दूसरी रेखा को जब नहीं काटेगा तो उन दोनों रेखाओं का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा समांतर रेखा। क्या नाम होगा, समांतर रेखा। अब यही यहाँ पर देखना है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कैसे पूछता है। कभी कह देगा कि आपको शर्त दे देगा और बोलेगा क्या है कि a बटा डी बराबर b बटा ई नहीं है, तो उसके कितने हल होंगे, एक और केवल एक हल। इस युग्म का नाम क्या होगा, तो क्या नाम होगा, अविरोधी युग्म होगा। अब इसका एक और नाम क्या होगा, तो संगत युग्म होगा, क्योंकि आंसर निकल रहा है, एक आंसर आ रहा है तो इसको अविरोधी कहेंगे और संगत कहेंगे। लेकिन इस रेखा का नाम क्या होगा, जब एक हल होगा तो यानी एक बार उसको काटा तो प्रतिच्छेदी रेखा है। फिर उसके बाद फिर क्या है,
a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा ए, तीनों बराबर है तो कितना हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। या इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि अनगिनत हल होने का शर्त क्या है, तो एक शर्त जब पूछेगा तो ये बताएंगे। फिर कहेगा कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है, तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा ए। तो क्वेश्चन घुमा करके किसी तरह से पूछ सकता है। ऐसे भी कहेगा कि कोई हल नहीं होगा तो उन दोनों रेखाओं का नाम क्या होगा, तो समांतर होगा। अब फिर कहता है अनगिनत हल होगा, तो दोनों जो समीकरण निकाय है उस समीकरण युग्म का नाम क्या है, तो नाम क्या है उसका आश्रित है, लेकिन उससे जो रेखा बनेगा उस रेखा का नाम क्या होगा, तो उस रेखा का नाम क्या होगा, संपाती। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया हल होने का शर्त हो गया। अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको हल करने का कितना विधि है, तो इसका 5 विधि है। उन सभी विधि को हम एक एक करके हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं उन सभी विधि को। अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने का जो विधि है वह विधि का नाम क्या क्या है, इसमें क्या लिखेंगे कि हल करने की विधि, हल करने की विधि। अब ये विधि कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जो विधि है उसका नाम है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। अब दूसरा क्या है, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। और चौथा का नाम है, इसका नाम है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और पांचवा जो है उसका नाम है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। अब ये 5 विधि में से जो आपको सरल लगेगा उसी विधि से क्या करना है, हमको इस युगपत समीकरण को हल करना है। लेकिन एग्जाम में 2 विधि जो है ना ये मूल रूप से फरमा करके पूछा जाता है। जैसे क्या है, अभी जो एग्जाम में आया था इस बार क्या है कि वज्र गुणन विधि दिया था, तो वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये क्या है कि ये फरमा करके पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस विधि से इस युगपत समीकरण को हल करें। अब इसके बाद क्या करना है, हमको एक एक करके अब बारी बारी से इसे समझना है और अच्छे तरीके से सीखना है।